है, डाइजेशन की हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है ना। मैं दिख रहा हूँ, लाइव हूँ, आवाज़ जा रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, कहीं किसी तरह की दिक्कत? तो चलिए सबसे पहले तो मुझे स्क्रीन शेयर करना है, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, आवाज़ जा रही है सब लोगों को, ठीक है ना। चलिए तो स्क्रीन शेयर करते हैं। भाई हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वो है लिपिड डाइजेशन ऑब्लिग फैट डाइजेशन। सबसे पहले दिमाग में आपके क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर फैट तो मैक्रोमोलिक्यूल है या माइक्रोमोलिक्यूल? ठीक है, ये मैक्रोमोलिक्यूल के फॉर्म में रहता है, लेकिन क्या ये एक्चुअल में मैक्रोमोलिक्यूल है? क्या एक्चुअल में ये मैक्रोमोलिक्यूल है? तो नहीं है। तो क्या इसका डाइजेशन मांगता है? बस 2-4 दिन और रुको बेटा, कुछ दिक्कतें हैं, सब चीज़ की भी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है ना। तो ये बताइए आपका कॉमन सेंस क्या कहता है कि यार लिपिड को डाइजेस्ट करना चाहिए, लेकिन लिपिड एक डिस्पाइट बीइंग अ माइक्रोमोलिक्यूल, थ्रू डिस्पाइट बीइंग अ माइक्रोमोलिक्यूल फैट डाइजेशन नीडेड। लेकिन फैट में 3 चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें? याद है ना? एस्टर, ग्लिसरॉल, एनसीईआरटी याद है ना, और तीसरा फैटी एसिड। अगर कोई खाली फैटी एसिड खाता है तो क्या वो डाइजेशन कर सकता है? बताइए तो। वाह, मेरा ऐसे काम करेंगे, गुड। बोलो। बोलो। बोलो भाई। नहीं, इन दोनों को डाइजेशन की जरूरत नहीं थी, डाइजेशन सिर्फ एस्टर का होता है। एस्टर मतलब याद है ना? एस्टर याद है ना? एस्टर का मतलब क्या होता है? जब फैटी एसिड ग्लिसरॉल से या फैटी एसिड किसी भी अल्कोहल से अटैच हो तो क्या बनेगा? एस्टर। और ये ट्रू लिपिड होता है, तो सिर्फ एस्टर के डाइजेशन की नीड होती है। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है, डायरेक्टली एब्जॉर्ब, नो नीड ऑफ डाइजेशन, नो नीड ऑफ डाइजेशन, ठीक है ना। अब देखिए सवाल ये पैदा होता है, एस्टर का डाइजेशन कहाँ पे होता है? तो देखो लिपिड का अगर मान लिया एस्टर या लिपिड, यहाँ पे लिपिड डाइजेशन या फैट डाइजेशन का मतलब है एस्टर, तो इसका डाइजेशन जो होता है ना, बिगिन इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। दोनों चीज वहीं पे होता है। देखो बेसिकली हमारे, हालांकि सलाइवा में भी लिंगुअल लाइपेज होता है, याद है ना? स्टोमक में भी लिंगुअल लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज होता है, लेकिन इन सब में लाइपेज वर्क नहीं करता है, क्योंकि सलाइवा में जो पीएच होता है उस पर लिंगुअल लाइपेज नहीं वर्क करता है, और स्टोमक में जो पीएच होता है उस पर गैस्ट्रिक लाइपेज वर्क नहीं करता है। तो लाइपेज वर्क कहाँ करता है? एस्टर पे या लिपिड पे? ओनली इन स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन में लाइपेज का सोर्स क्या है बताइए? स्मॉल इंटेस्टाइन में सोर्स ऑफ लाइपेज बताइए। पैंक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस, दोनों से। पैंक्रियाटिक जूस भी और इंटेस्टाइनल जूस में, दोनों होता है, ठीक है ना। चलिए अब वो होता क्या है, देखो हम लोग जब लिपिड खाते हैं तो लिपिड ऐसे एग्रीगेटेड रहता है। ये लिपिड कौन से एस्टर से ऐसे एग्रीगेटेड है, ये एग्रीगेटेड फॉर्म में ही कहाँ पहुंचता है? ये एग्रीगेटेड फॉर्म न तो ओरल कैविटी में टूट पाता है,
ना तो स्टोमिक में टूट पाता है, ना तो कहाँ टूट पाता है, स्टोमिक में, ना तो इसोफेगस में। ये एक्चुअल में पहुंचता कहाँ पे है, पहले पहुंचता है ये, सबसे पहले पहुंच, बात लीवर में क्यों टूटेगा यार, ये पहुंचा स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ पहुंचा, डुओडेनम में। अब डुओडेनम में आपको याद है ना, अबे यार ये हो क्या रहा है, डुओडेनम में आपको याद है क्या, कि बाइल जूस भी आता है। अब बाइल जूस जो आता है, तो बाइल जूस में इसके ऊपर वर्क करता है, किसके ऊपर, ये मान लो ये बाइल जूस है, क्या है ये, बाइल जूस है, ये जो पिंक कलर है ना, ये बाइल जूस है। जब बाइल जूस इस पे वर्क करता है, तो इसका जो लार्ज वेसिकल है या वैक्यूल है, इसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देता है, ठीक है ना, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देता है। यहां तक बात समझ में आई। कौन ये काम कर रहा है, तो ये काम कर रहा है बाइल जूस। बेसिकली बाइल जूस का कौन सा कंपोनेंट, बाइल सॉल्ट। बाइल जूस का कंपोनेंट बताया था ना, क्या क्या होता है बाइल जूस में, बाइल सॉल्ट मेनली। और इसको उसके बाद तोड़ने के बाद फर्दर इस पे बाइल सॉल्ट, याद है ना, ये अब जैसे ये एक छोटे वेसिकल है, छोटे वेसिकल है, तो ये बताओ, ये वाटर सोल्यूबल था, ये लार्ज वैक्यूल वेसिकल, या वाटर इनसोल्यूबल था, ये क्या है, वाटर सोल्यूबल या वाटर इनसोल्यूबल, बोलो बोलो भाई जल्दी बोलो। यार आज मैं तबाह हो गया हूँ एसी, रुक जाओ भाई लोग। पता नहीं क्या हो गया यार, गर्मी से हालत खराब हो रही है। ठीक है, वाटर इनसॉल्युबल है, ये क्या है, वाटर इनसॉल्युबल। अब बाइल जूस, स्पेशली बाइल सॉल्ट, इसके ऊपर जब वर्क करता है तो इसके सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है, इसके सरफेस टेंशन, और जब सरफेस टेंशन रिड्यूस होता है तो ये अपने आप टूट जाता है छोटे छोटे पार्ट में। और टूटने के बाद यहीं पे कंट्रोल नहीं होता है, अब इसके चारों तरफ सराउंडिंग में क्या आ जाता है, बाइल सॉल्ट्स, क्या आ जाते हैं, बाइल सॉल्ट्स। ऐसे बाइल सॉल्ट्स कौन कौन से होते हैं, सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट। अब आपको याद होगा ना, सोडियम ग्लाइकोलेट या सोडियम टोरोकोलेट, ये बताइए किस तरह का मॉलिक्यूल है, एम्फीपैथिक है, हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफिलिक है, किस तरह का है, याद है, एम्फीपैथिक, एम्फीपैथिक, एम्फीपैथिक मतलब, एम्फीपैथिक मतलब तस्मिया ने कहा एम्फीपैथिक, दो पोल नहीं, एक क्या होगा, एक पोलर इंड होगा, एक नॉन पोलर इंड होगा। जैसे कि ये सोडियम ग्लाइकोलेट है, तो मान लो ये सोडियम ग्लाइकोलेट या सोडियम टोरोकोलेट को, तो इसमें ये इंड क्या है, पोलर होगा, और दूसरा इंड क्या होगा, नॉन पोलर होगा। समझ में आया ना, इस तरह के मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं, एम्फीपैथिक, पोलर और नॉन पोलर दोनों होता है। तो अब ये बताओ, ये इसके चारों तरफ आ गया, मान लो ये एक वैक्यूल है, ये एक स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल, और इसके चारों तरफ सराउंडिंग में क्या आ गया, सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट। तो जब इसके इधर में रहता है सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट, बाहर के साइड में ये है, ये जो ऐसे ऐसे हम बना रहे हैं, ये क्या हो गया, सोडियम, और नीचे में हो गया ग्लाइकोलेट। अब सोडियम, सोडियम किस फॉर्म में रहता है, सोडियम आयन के फॉर्म में। तो सोडियम आयन क्या करता है, हाइड्रोफिलिक है या हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफिलिक। तो इधर में ये वाला इंड क्या हो गया, ये हाइड्रोफोबिक हो गया, और ये वाला इंड क्या हो गया, ये हाइड्रोफिलिक हो गया। तो अब ये बताओ, अब ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, वाटर सोल्यूबल या वाटर इनसोल्यूबल। अब ये वाटर सोल्यूबल हो जाएगा, अब ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, वाटर सोल्यूबल हो जाएगा। समझ में आया बात ना, वाटर सोल्यूबल हो जाएगा। तो ये बताओ, बाइल सॉल्ट्स ने एक नॉन पोलर लिपिड के को या लिपिड के मॉलिक्यूल को वाटर इनसोल्यूबल से वाटर सोल्यूबल में चेंज कर दिया कि नहीं, कर दिया कि नहीं, बोलो भाई, बाकी लोग बोलो। ठीक है, तो सुन लो, एक आपने दो टर्म सुना होगा, एक टर्म सुना होगा इमल्सिफिकेशन और दूसरा टर्म सुना होगा मिसेल फॉर्मेशन। इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, ये है इमल्सिफिकेशन,
और ये पूरा मॉलिक्यूल क्या कहलाता है, मीसेल। तो मीसेल इज अ वाटर सॉल्युबल। अब आप सबने नाम सुना है ना लाइपेज का, तो ये सारा काम क्यों हो रहा है, लाइपेज के वर्क करने के लिए। ये सारा काम क्यों हो रहा है, ये सारा काम क्यों हो रहा है भाई, लाइपेज के वर्क करने के लिए। मैं अभी बता रहा हूँ, असल में मेरा ऐसी बहुत परेशान क्यों है ना, मैं समझा रहा हूँ, घबराओ मत। ये सारा काम क्यों हो रहा है, देखो होता ही है ना, जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम है, पहले बात सुनो, ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम वर्क ओवर वाटर सॉल्युबल सब्सट्रेट। अभी समझ में आएगा, घबराओ मत, टेंशन मत लो, जिंदा दुआ करो सारी सब जिंदा रहें, सही सलामत रहें, इंशाल्लाह सब समझ में आएगा। वाटर सॉल्युबल सब्सट्रेट, तो ये बताओ लिपिड वाटर सॉल्युबल सब्सट्रेट है, नहीं पहले मैं जो पूछ रहा हूँ बताओ, लिपिड वाटर सॉल्युबल सब्सट्रेट है, नहीं ना है, तो इसको वाटर सॉल्युबल बनाया गया पहले, और वाटर सॉल्युबल बनाने में किसका वर्क हुआ, बाइल सॉल्ट्स का, मिसेल बना, तो समझ में आ गया। अब इस पे लाइपेज वर्क करेगा, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो, जिसने भी बोला था नहीं समझ में आया, उसको समझ में आया कि नहीं आया, नाम क्या था, किसने बोला था, सना अख्तर, सना अख्तर, समझ में आया, बोलो सना। ए भाई मेरे, मैं क्या कर रहा हूँ, वाटर, ये वाटर इनसॉल्युबल है, आपने अगर बायोमोलिकुलर क्लास नहीं किया, ये वाटर इनसॉल्युबल है, ये भी वाटर इनसॉल्युबल है। अब जब ये मीसेल बन गया तो मीसेल क्या होगा, वाटर सॉल्युबल। क्यों वाटर सॉल्युबल हो गया, क्योंकि इसके बाहर में जितना भी मीडिया था, अब आपने बायोमोलिकुलर क्लास नहीं किया होता, नहीं समझ में आएगा, तो इसके बाहर में क्या है, ये सब क्या है, ये हाइड्रोफिलिक इंड है। अब हाइड्रोफिलिक हो जाएगा चारों तरफ से सराउंड कोई स्ट्रक्चर, तो वो उसमें घुल जाएगा कि नहीं घुल जाएगा, घुल जाएगा कि नहीं घुल जाएगा, ठीक है ना। तो अगर बायोमोलिकुलर क्लास नहीं किया होगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा तो समझना चीज़ों को, ठीक है ना। तो यहां तक समझ में आएगा ना। अब आइए नेक्स्ट, तो क्या होता है ना, मिसेल बन गया, अब इस पे लाइपेज वर्क करेगा। लाइपेज जब एस्टर पे वर्क करता है, किस पे वर्क करता है, एस्टर पे, तो इसको किस में तोड़ता है, बोलो भाई, एस्टर है, और एस्टर पे कौन सा, वाटर सॉल्युबल हो गया, और वाटर सॉल्युबल हो गया, और इस पे जब लाइपेज वर्क करेगा तो इसको तोड़ देगा किसमें, अगर ये एस्टर क्या है, क्या है, ट्राई एस्टर है, कौन सा एस्टर है, ट्राई एस्टर, जिसको आप लोग ट्राईग्लिसराइड कहते हो, या कोई भी एस्टर है, तो इसको किसमें तोड़ देगा, फैटी एसिड प्लस, किसमें तोड़ेगा, फैटी एसिड प्लस एल्कोहल। अल्कोहल में ग्लिसरॉल भी आ जाएगा ना, अल्कोहल में क्या आ जाएगा, ग्लिसरॉल भी आ जाएगा, इसमें तोड़ देगा। अब क्या होता है ना, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का कैनाल है, मान लो ये जेजनम है, इलियम है, कुछ भी है, तो यहाँ पे ये फैटी एसिड है, ये फैटी एसिड हो गया, और ये हो गया आपका अल्कोहल, मान लो ट्राइग्लिसराइड कुछ भी है। अब यहाँ पे डाइजेस्टिव जो हमारा इंटेस्टाइनल सेल्स है ना, इसको एब्जॉर्ब करता है। बेसिकली इंटेस्टाइनल सेल एब्जॉर्ब करने के बाद आपको याद होगा ना, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको अगर याद हो, मैं यहीं पे बना रहा हूँ, ये विलाई है ना, माइक्रो विलाई और विलाई के अंदर में यहाँ पे कैपिलरीज है, इसके लिम्फेटिक कैपिलरीज है, इस लिम्फेटिक कैपिलरीज को हम क्या कहते हैं, बोलो, इस लिम्फेटिक कैपिलरीज को यहाँ पे हम क्या कहते हैं, लेक्टियल्स, याद है ना, लेक्टियल्स। तो अब क्या करता है ना, और यहाँ पे कौन सा सेल है, यहाँ पे कौन सा सेल है, इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स है, तो इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स इसको और इसको एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद ये इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल है, किसको एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब कैसे किया, तो फैगोसाइटोसिस किया, पाइनोसाइटोसिस किया, जो भी किया, और क्या ले लिया, किसको ले लिया, तो ले लिया ये आपका है फैटी एसिड, किसको ले लिया, फैटी एसिड को, और दूसरा किसको ले लिया, ग्लिसरॉल को, और लेने के बाद ग्लिसरॉल या किसी भी अल्कोहल को, और लेने के बाद वापस इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल के अंदर ये दोनों को जोड़ दिया, किन किन दोनों को जोड़ दिया, फैटी एसिड को और ग्लिसरॉल, तो ये फिर से बन गया एस्टर,
बन गया कि नहीं बन गया? तो कहाँ बना? इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल के अंदर ये फिर से एस्टर बन गया। तो लिपिड का डाइजेशन तो हुआ, एस्टर का डाइजेशन तो हुआ, लेकिन फिर से वो एस्टर ही बन गया कि नहीं बन गया? बोलो भाई। नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल के अंदर बना कि नहीं बना? बोलो सना, बना कि नहीं बना? इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स के अंदर बना कि नहीं बना? बना। अब क्या होता है? तो इसका मतलब है लिपिड का डाइजेशन सिर्फ फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए होता है। और बनने के बाद यहाँ पे एक और कमाल होता है। नेक्स्ट कमाल क्या होता है? इसके बनाने के बाद इसके चारों तरफ किसकी कोटिंग हो जाती है? प्रोटीन की। किसकी कोटिंग हो जाती है? ये क्या है? प्रोटीन। और जब प्रोटीन कोटेड, अगर सिंपली खाली फैटी एसिड भी आएगा ना, और तो उसके सराउंडिंग भी प्रोटीन की कोटिंग हो जाती है। किसकी कोटिंग हो जाती है? प्रोटीन की। और मान लिया उसको अल्कोहल नहीं मिला तब भी प्रोटीन। तो इस प्रोटीन कोटेड लिपिड को हम क्या कहते हैं? तो प्रोटीन कोटेड लिपिड फॉर्म विद इन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपकी एनसीईआरटी में भी है, फॉर्म विद इन intestinal epithelial cell known as सबको मालूम है काइलोमाइक्रोन। बेसिकली चाइलोमाइक्रोन इसको पढ़ना चाहिए, चाइलो नॉट काइलो, चाइल्ड। देखो क्या होता है ना, मैं यहाँ पे एक डायग्राम और बनाती हूँ। ये है आपका विलाई, ठीक है ना, ये विलाई है। विलाई के ऊपर क्या है? ये इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स, ठीक है ना, एक ही मैं बना रहा हूँ। इसके अंदर ये बन गया आपका काइलोमाइक्रोन। क्या बन गया? काइलोमाइक्रोन। चलो काइलोमाइक्रोन, सॉरी फॉर दैट, ये हो गया काइलोमाइक्रोन, ठीक है। अब यहाँ पे ये इसको एब्जॉर्ब करने के बाद ये इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल क्या करता है? इधर विलाई के अंदर भेजता है। विलाई के अंदर क्या है? अरे यार क्या हो रहा है, विलाई के अंदर क्या है? तो ये है ब्लड कैपिलरीज। अब ब्लड कैपिलरीज का दोनों इंड ओपन रहता है कि एक इंड ओपन एक इंड क्लोज रहता है? ये ब्लड कैपिलरीज है। तुम लोग को यार टिश्यू भी, वो भी, ये ब्लड कैपिलरीज है, इसका दोनों इंड ओपन रहता है। और ये है लिम्फेटिक कैपिलरीज, लिम्फेटिक कैपिलरीज, ये है लिम्फेटिक कैपिलरीज। अब लिम्फेटिक कैपिलरीज क्या है? दोनों इंड नहीं ओपन होता, सिर्फ एक इंड ये वाला ओपन है, ये इंड ओपन है। जबकि ब्लड कैपिलरीज का ये दोनों इंड ओपन है, एक ये है ब्लड। अब देखो होता क्या है, ब्लड कैपिलरीज में पोर्स है, लिम्फेटिक कैपिलरीज में ये पोर्स है। बताओ किसका पोर बड़ा है? ये है लिम्फेटिक, ब्लैक वाला क्या है? लिम्फेटिक कैपिलरीज। किसका पोर बड़ा है? साइज, अंडा भी देख के बता देगा। और ये है ब्लड कैपिलरीज, लिम्फेटिक कैपिलरीज। अब जब ये फैट ये काइलोमाइक्रोन को इधर भेजता है, किसको भेजता है? यहाँ पे काइलोमाइक्रोन को भेजेगा, तो काइलोमाइक्रोन का साइज काफी बड़ा होता है। और ये काइलोमाइक्रोन जो है ना, अब इसको अपने हिसाब का साइज मिलेगा किसमें? लिम्फेटिक कैपिलरीज में। तो किसमें भेज दिया जाता है? लिम्फेटिक कैपिलरीज। हालांकि लिम्फेटिक कैपिलरीज अल्टीमेटली कहाँ ड्रेन होता है? ब्लड वास्कुलर सिस्टम में। तो अल्टीमेटली ये लिम्फ से ब्लड में ही जाता है, लेकिन इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल से एब्जॉर्प्शन के बाद इसको ब्लड कैपिलरीज में भेजा जाता है या लिम्फेटिक कैपिलरीज में? तो आप लोग इसीलिए पिछले क्लास में जब हमने पूछा था फंक्शन ऑफ लिम्फ, तो आपने बताया था कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैट, ये फैट को लिम्फ में ही नहीं ब्लड भी करता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिम्फ जो है ना, खाली यही नहीं करता है, कौन सा? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैट खाली लिम्फ ही नहीं करता है, लिम्फ अल्टीमेटली कहाँ जाता है? ब्लड में जाता है। तो ये ब्लड में पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? ब्लड में पहुंच जाता है। मेरी बात समझ रहे हो ना? पहले ये बताओ समझ में आया कि नहीं पूछा, तब हम आगे पीछे करेंगे। इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना, चलो यहाँ तक बात समझ में आनी चाहिए। तो इस तरह से फैट का डाइजेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन होता है। लेकिन दूसरी चलती एक चीज और भी यहीं पे मैं चलते चलते बताऊँ, जैसे यहाँ पे फैट का जब एब्जॉर्प्शन यहाँ से यहाँ होता है ना, तो ये एक्टिव प्रोसेस होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट इज अ एक्टिव प्रोसेस, ठीक है। तो आपको फैट का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन समझ में आया। इमल्सिफिकेशन किसको कहते हैं? मिसेल फॉर्मेशन किसको कहते हैं? समझ में आया। इमल्सिफिकेशन और मिसेल फॉर्मेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल बाइल जूस के कौन से कंपोनेंट का है? तो बाइल सॉल्ट्स का है।
और बाइल सॉल्ट किस तरह का मॉलिक्यूल है, तो एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है, इसमें हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक दोनों इंड होते हैं। ठीक है, करें नीचे, करें नीचे, चलिए ठीक। अब आइए देखिए हमारे बुक में डाइजेशन ऑफ फूड लिखा है। तो देखो लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर, यहाँ पे चलते चलते एक बात और बता दूं, ये जब फैट ग्लोब्यूल आ जाता है ना किसके अंदर, लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर, तो ये व्हाइट कलर का दिखता है। कैसा दिखता है ये, लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर का फ्लूइड जो है बिल्कुल व्हाइट कलर, व्हाइट ही अपीयरेंस। और इसको हम क्या कहते हैं, अब इस स्ट्रक्चर का नाम क्या हो जाता है, इसके अंदर जो फ्लूइड है इसको हम कहते हैं चाइल। तो एक टर्म चाइल होता है। देखो एक टर्म होता है बोलस। बोलस कहाँ कहाँ देखा जाता है बोलो, माउथ में, और कहाँ पे, ईसोफेगस में, सॉरी माउथ में बनता है, फेरिंग्स में, माउथ में तो बनता है बोलस, हाँ तो माउथ में भी देखा जाएगा, माउथ में, फेरिंग्स में एंड ईसोफेगस। अब बोलस कहाँ पहुंचा, स्टोमक में, तो इसको हम क्या कह देते हैं, चाइन। क्या कहते हैं, अभी भेजूंगा, स्टोमक में इसको क्या कहते हैं, चाइन। अब ये बताओ स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में चाइन कहते हैं या कुछ और कहते हैं, बेटा अल्कोहल को छोटा तोड़ने की जरूरत ही नहीं होता, डायरेक्टली एब्जॉर्ब होता है। डाइजेशन की जरूरत कब होती है, इन्होंने एक बहुत ही इतना डाइजेशन एब्जॉर्प्शन इतना क्लास होने के बाद सक्षम पूछना है कि सर अल्कोहल वाटर सॉल्युबल होता तो उसका डाइजेशन क्यों नहीं था, आपने बायोमोलिक्यूल का लगता है सक्षम क्लास नहीं किया है। देखो बेटा अल्कोहल इटसेल्फ इज अ माइक्रो मॉलिक्यूल एंड इट कैन डायरेक्टली एब्जॉर्ब। तो जो सब्सटेंस जैसे विटामिन और मिनरल का डाइजेशन की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है। समझ में आया ना, समझ में आया सक्षम, नहीं चाइल्ड नहीं कहते हैं मुसाहिब, ये किसने कहा है, आपने कहाँ पढ़ा है, सक्षम समझ में आया, पहले मेरी बात बताता हूँ सक्षम, क्योंकि अल्कोहल इटसेल्फ इज अ माइक्रो मॉलिक्यूल डायरेक्टली एब्जॉर्ब। बेटा वहां भी चाइम ही कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में भी चाइम ही कहते हैं। चाइल्ड कहाँ कहते हैं, लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर कहते हैं चाइल्ड। कीप इन योर माइंड वेयर इट इज नोन एज चाइल्ड, fatty substance which is absorbed in lymphatic capillaries, the fluid within the lymphatic capillaries or within the lacteals is known as chyle। सबको समझ में आया, क्लियर हुआ ये फंडा चाइल्ड का। और स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में भी हम चाइम ही कहते हैं। फंडा समझ में आया सबको, ये बात समझ में आया, सब लोग बोलो, ठीक है ना। हाँ तो चाइल्ड कहाँ कहते हैं, चाइल्ड हम कहते हैं विद इन लिम्फेटिक कैपिलरीज फैटी मॉलिक्यूल को, जो कि मिल्की अपीयरेंस होता है। कैसा अपीयरेंस होता है इसका, मिल्की अपीयरेंस। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, चाइल्ड का अपीयरेंस कैसा होता है, मिल्की अपीयरेंस, मिल्क जैसा सफेद सफेद होता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक अब देखिए, तो बोला चाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में भी हम लोग चाइन नहीं कहते हैं, सब बकवास बात होता है कि वहाँ हम चाइल्ड कहेंगे। अब देखो हमारे बुक में तो जो दिया है डाइजेशन ऑफ फूड से रिलेटेड, मैं वो भी पढ़ देता हूँ क्योंकि ये मैं हर बार पढ़ता हूँ, तो ठीक है मैं भेज दूंगा बेटा। The process of digestion is accomplished by mechanical and chemical process. The buccal cavity perform two major functions: mastication of food and facilitation of swallowing। देखो यहाँ पे देखो बहुत एनसीईआरटी में एक लाइन में बहुत ही देता है, द बकल कैविटी परफॉर्म टू मेजर फंक्शन, मास्टिकेशन कौन, टीथ, एंड swallowing कौन, टंग। द टीथ एंड टंग विद द हेल्प ऑफ सलाइवा मास्टिकेट एंड मिक्स अप द फूड थॉरोली। बताया था ना फंक्शन ऑफ टीथ, फंक्शन ऑफ सलाइवा। Mucus in saliva help in the lubricating and adhering the masticated particle into a bolus। देखो बोलस फॉर्मेशन में किसका काम है, म्यूकस ऑफ सलाइवा का, क्योंकि वो इसको छोटे छोटे गोल गोल में समझाता है। द बोलस इज देन कन्वेड इनटू द फेरिंग्स एंड देन इनटू द बाय swallowing। देखो अब swallowing का भी देखो, swallowing के बारे में भी स्टेजेस दे दिया है। बोलस इज देन कन्वेड इनटू फेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लेरिंगोफेरिंग्स, याद है ना, एंड देन इनटू द इसोफेगस बाय swallowing और डेग्लूटेशन। तो डेग्लूटेशन में क्या इन्वॉल्व होता है, क्या क्या इन्वॉल्व होता है बताया था ना, कौन कौन सा स्टेज, ओरल कैविटी से ओरोफेरिंग्स में पहुंचना, ओरोफेरिंग से लेरिंगोफेरिंग में पहुंचना, लेरिंगोफेरिंग से इसोफेगस में। तो तीन स्टेज जो है ना, जिसमें पहला स्टेज जो है वॉलंटरी, बाकी के दो स्टेज इनवॉलंटरी। याद है ना, अगर याद है तो सब लोग अपने हैंड को रेज कर दो, ठीक है ना, हैंड रेज करो यार, कभी कभी डिफरेंट भी तो होना चाहिए। हाँ, जब बोलस फर्दर पास ऑन थ्रू द इसोफेगस बाय सक्सेसिव वेव ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जो होता है ना, जस्ट लाइक पैजामा में फीता लगाने के जैसा होता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इज जस्ट लाइक
पैजामा में जब फीते लगाते हैं ना पेन डाल के या कुछ भी डाल के, वैसे ही होता है, पीछे से धक्का मारते हैं और साइड से चलाते हैं, उसी को कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है ना। द गैस्ट्रोइसोफेगल स्फिंक्टर कंट्रोल द पासेज ऑफ फूड इनटू स्टमक, द सलाइवा सेक्रेट इनटू द ओरल कैविटी कंटेन दीज इलेक्ट्रोलाइट्स, और भी होते हैं, एंड एंजाइम्स salivary amylase and lysozyme, देखे ना, द केमिकल प्रोसेस डाइजेशन इज इनिशिएटेड इन द ओरल कैविटी बाय हाइड्रोलाइटिक एक्शन, देखो यहाँ पे आ गया ना, जिसका मोसिन का सर हाइड्रोलाइटिक एक्शन, याद आ गया ना आपका, ये क्वेश्चन था ना हाइड्रोलेज, तो यहाँ पे ब्रेक डाउन नहीं लिखा है, क्या लिखा है, हाइड्रोलाइटिक एक्शन, ठीक है ना, ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम द सलाइवरी amylase, about 30% of starch is hydrolyzed here by this enzyme, कौन सा एंजाइम, into a disaccharide maltose. Lysozyme present in saliva act as a antibacterial that prevent infection, ठीक है। The mucus of stomach has gastric gland, सब बात हमने डिस्कस कर सका है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है 3 मेजर टाइप ऑफ सेल्स, ये सब बात हमने डिस्कस कर रखा है। स्टोमक के अंदर फूड कितना दे, द फूड मिक्स थॉरोली इन द गैस्ट्रिक जूस ऑफ द स्टोमक बाय द चर्निंग मूवमेंट ऑफ इट्स मस्कुलर वॉल कॉल्ड, and the food here known as the pro-enzyme pepsin on exposure of HCl get converted into the active enzyme pepsin, the proteolytic enzyme of stomach. Pepsin convert protein into proteose and peptone. आपने से पूछा था ना प्रोटीज एंड पेप्टोन, एक्चुअल में प्रोटीज एंड पेप्टोन पेप्टाइड नहीं है, ये क्या है, डिराइव्ड प्रोटीन है, लेकिन यहाँ पे आपको लिख दिया है एनसीईआरटी में पेप्टाइड, पेप्टाइड का मतलब कि पेप्टाइड बॉन्ड कॉन्टेनिंग स्ट्रक्चर है। The mucus and bicarbonate present in gastric juice play an important role in lubrication and protection of mucosal epithelium from excoriation, term discuss कर चुके हैं, by highly concentrated HCl, याद है ना, ये समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, मुझे भाई बोल लो, मैंने सब डिस्कस कर रखा है, सब डिस्कस कर रखा है, इसलिए मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, सब एवरीथिंग आई हैव डिस्कस विथ यू, ठीक है ना। नेक्स्ट, रेनिन प्रोटीन फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट, इन्फेंट किसको कहते हैं, हाँ यार है ना, मैंने बताने जा रहा हूँ, स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज आर आल्सो सेक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है ना। अब आइए नेक्स्ट, देखो हमारे आपसे कोई पूछे डाइजेस्टिव कैनाल में कितने तरह का मूवमेंट होता है, नहीं ओनली वन टाइप मत कर देना बच्चे, ये कर देते हैं कि उनको मालूम होता है सिर्फ पेरिस्टाल्सिस, नहीं पेरिस्टाल्सिस भी होता है, चर्निंग भी होता है, हॉस्टल मूवमेंट भी होता है, सिगमेंटल मूवमेंट भी होता है, मैं नाम लिख देता हूँ, सब जानने की आपको जरूरत नहीं है, इसीलिए लिखा है वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट्स। तो कौन कौन से आप सबको मालूम है, पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्सिस के जरिए फूड फ्रॉम एंटीरियर, एंटीरियर रीजन का मतलब ओरल रीजन से इनर रीजन की तरफ जाता है। दूसरा कौन सा है, चर्निंग, कहाँ पे होता है, सबको मालूम है। तीसरा कौन सा होता है, सिगमेंटल, कहाँ पे होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। चौथा कौन सा है, हॉस्टल, ये भी कहाँ पे होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। एक्चुअल में सिगमेंटल एंड हॉस्टल ऑलमोस्ट एक ही जैसा मूवमेंट होता है, लेकिन इन सबके बारे में जानना नहीं, इसीलिए लिखा है हमारे एनसीईआरटी में वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट्स आर जनरेटेड बाय मस्कुलरिस लेयर ऑफ स्मॉल, these movements help in the thorough mixing of the food with various secretion in intestine and thereby facilitate digestion। अब यहाँ पे देखो, ये बात याद रखो, देखो कौन से मूवमेंट, ये सारे मूवमेंट, नॉट ओनली चर्निंग बल्कि पेरिस्टाल्सिस भी मिक्सिंग ऑफ फूड को हेल्प करता है, खाली वो ऊपर से नीचे खाना ले नहीं जाता है, बल्कि मिक्सिंग ऑफ फूड में पेरिस्टाल्सिस भी हेल्प करता है, चर्निंग भी करता है, सिगमेंटल भी करता है, हॉस्टल भी करता है। तो ये बात ध्यान रहेगा ना, ध्यान रहेगा ना। तो खाली चर्निंग मूवमेंट मिक्सिंग ऑफ फूड को में हेल्प नहीं करता है, या ब्रेकडाउन ऑफ फूड में तो चर्निंग करता है, लेकिन मिक्स फूड को बार बार उलटिया पुलटिया गलतियां मारने में कौन हेल्प करता है, गुलती मारने में कौन हेल्प करता है, ये सारे मूवमेंट्स। इसीलिए लिखा है द वेरियस these movements help in thorough mixing of the food with various secretion in the intestine and thereby facilitate digestion। The bile, pancreatic juice and are the secretion released into the small intestine, मालूम है सबको, pancreatic juice and bile are released through a hepatopancreatic duct, याद है ना। The pancreatic juice contain inactive enzyme, कौन से नाम याद रखने हैं, सारे नाम आपको मालूम है। ट्रिप्सिनोजेन इज एक्टिवेटेड बाय एंजाइम, देखो अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, ये इंटेरोकाइनेज को इन्होंने एंजाइम लिखा है, इंटेरोकाइनेज एक्चुअली एंजाइम एक्टिवेटर, लेकिन एनसीईआरटी में इंटेरोकाइनेज को क्या लिखा है, एंजाइम। तो आपसे क्वेश्चन अगर रहे कि इंटेरोकाइनेज इज और ब्रैकेट में एन एंजाइम एक्टिवेटर, तो आप मेरी बात मत मानो, आप किसकी बात मानोगे, एनसीईआरटी की बात मानो, क्योंकि मैं देखो
मैं गलत हूँ सही हूँ इससे मतलब नहीं है, आपको आंसर किसके अकॉर्डिंगली देना है, सबको मालूम है किसके अकॉर्डिंगली देना है, एक बार बोल दो, एन या पी या एस, किसके अकॉर्डिंगली, हाँ हाँ सब बिल्कुल सही। तो आपको इंटेरोकाइनेज आपके secreted by intestinal mucosa into trypsin, which in turn activates other enzyme of pancreatic juice. So bile released into the duodenum contain bile pigment, bile salt, cholesterol and phospholipid. अच्छा मैंने बाइल जूस में फॉस्फोलिपिड नहीं लिखा था, बाइल जूस में हमने क्या नहीं लिखा था, फॉस्फोलिपिड। यस, बाइल जूस आल्सो हैव ए फॉस्फोलिपिड, ये बात ध्यान रखेंगे, बाइल जूस आल्सो हैव ए फॉस्फोलिपिड बट बाइल जूस हैव ए नो एंजाइम। बाइल हेल्प इन, अभी बताया है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट एंड इनटू वेरी स्मॉल माइसेल। देखो एनसीईआरटी में क्या करता है, अगर ये बात मेरी आपको पसंद आई हो तो आज आप लोग सारे हमारे वीडियो पे जरूर और जरूर लाइक कीजिएगा या कमेंट कीजिएगा, दोनों में से एक बात, ये बात अगर पसंद आई है तो। समझ रहे हैं बात को, देखिए कितना एक लाइन में, बाइल हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ फैट इनटू वेरी स्मॉल मिसेल। और तुम सबने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है कि नहीं, या किसी ने नहीं किया है, जिसने नहीं किया उसने एन जरूर लिखे। हाँ यूट्यूब पे, यस यूट्यूब पे सबने कर लिया ना, कर लिया करो यार कम से कम। अरे यूट्यूब, देखो अरसलान ने नहीं किया बेटा, यूट्यूब वाला चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। बाइल हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ फैट इनटू वेरी स्मॉल मिसेल। बाइल आल्सो एक्टिवेट लाइपेज, देखो ये बात यहाँ पे एनसीईआरटी में एक्चुअल में ये लाइपेज को एक्टिवेट नहीं करता है, लाइपेज सुन लो, थैंक यू, लाइपेज जो है ना, सुनो क्या होता है ना, बाइल अगर वर्क नहीं करे तो लाइपेज, देखो हम मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, मान लो 1% के लिए, जो कि नहीं मैं पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन मान लो 1% के लिए मानने में क्या रहता है, मान लो कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, सपोज, जो कि मैं नहीं हूँ, अच्छा नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, मान लो अगर कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, लेकिन आप बताओ, अगर कोई बहुत अच्छा टीचर है, दुनिया का सबसे अच्छा टीचर है, दुनिया का जो सबसे बेहतरीन टीचर है वो आपको पढ़ा रहा है, लेकिन आप जो है ना एक्टिव रहते ही नहीं हो, आप एक्टिव रहते ही नहीं हो, तो क्या वो पढ़ा पाएगा? नहीं, ये बताओ हमारे क्वेश्चन का आंसर दो, क्या वो पढ़ा पाएगा? तो उसको फंक्शनिंग, जो सबसे अच्छे दुनिया के टीचर हैं, उसको फंक्शनिंग कराने के लिए, भाई बच्चे का भी अच्छा होना जरूरी है, बच्चे का भी अच्छा होना जरूरी है। तो एक्चुअल में बाइल लाइपेज कितना भी हो, अगर बाइल नहीं काम करेगा तो लाइपेज वर्क कर पाएगा? नहीं, बताओ मेरी बात, क्या लाइपेज वर्क कर पाएगा? यही इसीलिए लिखा है बाइल आल्सो एक्टिवेट लाइपेज। तो बच्चे इसमें क्वेश्चन पूछने लगते हैं एनसीईआरटी का टेक्स्ट कर करके मुझसे मैसेज कि सर ये लिखा हुआ है कि बाइल आपने तो ये बताया नहीं है कि लाइपेज को कैसे एक्टिवेट करेगा। तो लाइपेज को कोई एक्टिवेट नहीं करता है, लाइपेज में कोई चेंजेस नहीं लाता है, बल्कि बाइल लाइपेज के सबस्ट्रेट को इस लायक बना देता है कि उस पर लाइपेज वर्क कर सके, इसीलिए इस लाइन को लिखा। अब देखो नेक्स्ट, द इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम है goblet cell which secrete mucus, सबको मालूम है। The secretion of brush border cells of mucosa along with the secretion of goblet cell constitute intestinal juice or succussion. This juice contain a variety of enzymes like disaccharidase, maltase, lactase, sucrase, ये सब इन सब के लिए हम क्या टर्म इस्तेमाल करते हैं, कंबाइंड टर्म, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, सबके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? कॉमन टर्मिनोलॉजी क्या इस्तेमाल करते हैं ना, समझ में आ गया ना सब लोग? बेटा इस बात को गांठ से मान लो कि सब लोग को यूट्यूब वाले चैनल को आज सब्सक्राइब करना है। डाइपेप्टाइडेज, लाइपेज, न्यूक्लियोसाइडेज एक्सेट्रा। द म्यूकस अलोंग विथ बाइकार्बोनेट फॉर्म द पैंक्रियाज, प्रोटेक्ट द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा फ्रॉम एसिड एज वेल, बेटा आई एम टेकिंग द क्लास, 5 मिनट बाद आना, एज वेल एज प्रोवाइड एन एल्कलाइन मीडिया। देखो ये तो बात हमने फॉर इंटेस्टाइनल एक्टिविटीज, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज, सब म्यूकोसा आल्सो हेल्प इन दिस, सब हमने डिस्कस कर रखा है, ठीक है ना। ये तो ये आपके बुक में दिया है। अब देखिए आगे में क्या लिखा है, वही एक साथ सारे कहानी को कर दिया है। देखो क्या कर दिया है, तो प्रोटीन के बारे में लिखा है, पॉलीसेकेराइड, देखो है ना, ये कहानी समझ में आ रहा होगा। प्रोटीन, पेप्टोन, प्रोटीओस पे कौन वर्क किया, पहले कौन वर्क किया, स्टोमक में कौन वर्क किया था, याद है ना, स्टोमक में कौन वर्क किया था, यहीं पे कहीं लिखा होगा, स्टोमक में कौन वर्क करेगा, उसमें वर्क कर दिया पेप्सिन, और पेप्सिन ने उसको पेप्टोन और प्रोटीओज में तोड़ दिया, और कुछ प्रोटीन जो बचे रह गए
उस प्रोटीन पे क्वेश्चन वर्क किया, समझ में आ गया ना, और अल्टीमेटली इसको किसमें तोड़ दिया, डाइपेप्टाइड में, ठीक है ना। बाकी कार्बोहाइड्रेट की कहानी लिखा है, लिपिड की लिखा है, लाइपेज वर्क करता है, डाइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड, सारी कहानी समझ में आ रहा होगा। ये सारी कहानी सब मैं कुछ भी बताने का नहीं है सब। अब यहाँ पे न्यूक्लियस न्यूक्लियोटाइडेज देखो, अब यहाँ पे सब कहानी हमने बता रखा है, इसे मैं इसमें कुछ भी नहीं बताने जा रहा हूँ, नथिंग। ये पूरा पढ़ लेना, ये सब चीज़ें बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से आ रही, इसमें कुछ है ही नहीं बताऊँ। अब आ रही है आवाज़ मेरी, मुदब्बिर बोल रहे हैं कि मेरी आवाज़ नहीं जा रही है, बताओ बताओ आवाज़ जा रही है मेरी। ये सारी चीज़ें बहुत आसान है, इसलिए मैंने डिस्कस कर रखा है इंडिविजुअली। आवाज़ जा रही है, चलो। द ब्रेक डाउन ऑफ बायोमैक्रोमेंसर occur in the duodenum region of small intestine। अब देखो कोई सा भी कोई बायोमोलिक्यूल का नाम बोलो, बायोमैक्रोमोलिक्यूल का, प्रोटीन, स्टार्च, डाइसेक्राइड, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे जो है कहाँ पे, ये सारे कहाँ पे मेनली सबसे ज्यादा कहाँ पर है, दुओडेनम रीजन में। तो इसीलिए आपसे पूछा जाए कि डाइजेशन मैक्सिमम अकर इन विच रीजन, डाइजेशन मैक्सिमम अकरिंग इन विच रीजन, डाइजेशन मैक्सिमली अकर इन दुओडेनम। अब देखो, अब उसके आगे देखो, द सिंपल सब्सटेंसेस दस फॉर्म्ड आर एब्जॉर्ब इन जेजनम एंड इलियम रीजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। दुओडेनम से एब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, दुओडेनम में एब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, इलियम में, और देन जेजनम में। तो एब्जॉर्प्शन पार्ट आपसे ये पूछना था कि ये दुओडेनम में मेनली क्या होता है, डी से दुओडेनम, डिओडेनम डाइजेशन, और एब्जॉर्प्शन जेजनम और इलियम में मेनली क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। और इन दोनों में भी ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है, जाहिर सी बात है जिसका लेंथ ज्यादा होगा एब्जॉर्प्शन। अब आपको जेजनम का लेंथ याद है कितना कितना मीटर होता है, अराउंड 2 मीटर, 2.75 मीटर, और इलियम का लेंथ याद है ना। तो इसलिए जो सबसे ज्यादा लेंथ का होगा वो उसमें सबसे ज्यादा, और उसमें सबसे ज्यादा ये एब्जॉर्प्शन होगा। डन डाइजेशन पास ऑन टू द लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ तक की कहानी हो गई। अब आ जाए एब्जॉर्प्शन की बात करें, ये सब अभी रुक जाओ, एब्जॉर्प्शन की बात सीधे कर लो, ये अभी बाद में हम करेंगे, ये वाला पोर्शन हम अभी बाद में करेंगे, ये हम बाद में करेंगे। इससे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, इसमें आपको ये टेबल एनसीईआरटी का बहुत जरूरी चीज़ है, ध्यान रखना। पहले तो ये टेबल याद रखना, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में देखो एब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ होता है हमारे डाइजेस्टिव कैनाल में। सबसे आसान और सबसे सिंपल क्वेश्चन होता है, तो ये माउथ में होता है, स्टोमक में भी होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। एनल कैनाल और इसोफेगस में नो एब्जॉर्प्शन, एनल कैनाल और इसोफेगस में नो एब्जॉर्प्शन। एनल कैनाल और इसोफेगस में कोई एब्जॉर्प्शन होता है, नो एब्जॉर्प्शन। तो माउथ में क्या एब्जॉर्ब होता है, तो आपने देखा होगा फिल्मों में जब हीरो का जो बाप रहता है, हीरो जब कोई बदमाशी करता है या कुछ अनयूजुअल हो जाता है, हीरोइन भाग जाती है, तो उसका बाप जो है ना, उसके बाप को दिल का दौरा पड़ जाता है। जैसे दिल का दौरा पड़ता है 80s 90s की मूवीज में, हमारे ज़माने से भी पहले की मूवीज में, ठीक है ना, हमारे ज़माने की मूवी तो दिल वाली दुल्हनिया ले जाएंगे, ठीक है ना। तो 80s 90s की मूवी में देखा होगा आपने, हीरो जो है जब अपने जुबान के नीचे जो लड़की का बाप होता है एक टैबलेट रखता है, तो फिर उसके दिल का दौरा जो होता है ना वो रुक जाता है। वो टैबलेट क्या है, तो वो बेसिकली हार्ट अटैक को रोकता है, वो नाइट्रोग्लिसराइड होता है, ठीक है ना। और वो ओरल म्यूकोसा से एब्जॉर्ब हो जाता है। नहीं, स्टेरॉइड नहीं, स्टेरॉइड नहीं, डोंट टेल स्टेरॉइड, स्टेरॉइड ओरल म्यूकोसा से नहीं एब्जॉर्ब होता है, वो नाइट्रोग्लिसराइड होता है, ठीक है ना। और वो एब्जॉर्ब होता है, वो हार्ट अटैक को रोकता है। स्टेरॉइड विक्रिति बिल्कुल आप गलत लिखी। तो सर्टेन ड्रग कम इन कॉन्टेक्ट विद द म्यूकोसा ऑफ माउथ एंड लोअर साइड ऑफ टंग आर एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड कैपिलरीज लाइनिंग। तो कुछ दवाई है, कुछ दवाई, हाँ कुछ एंजाइटी की दवाइयाँ भी दी जाती हैं, जो बहुत ज़्यादा, जो जिनको एंजाइटी का अटैक आता है उनको, जनरल कंडीशन में नहीं। अबे तब तुम तो बहुत दवा की दुकान पे बैठते थे क्या, बताओ तो, दवा की दुकान पे बैठते थे, तुम्हें तो बहुत मालूम है, तो कैसे ये सारी चीज़ें मालूम है। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है ना। हाँ कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, लेकिन मेनली हार्ट अटैक की दी जाती है। अब स्टोमक की बात करो, अरे देखो दुनिया है,
अब आपको मालूम है ना, अकबर देखिए, अतफ के साथ हार्ड लक हो गया था, आपको तो मालूम ही हुआ, उनके मदर की डेथ हो गई थी। तो ये दुनिया देखो, अकबर बादशाह जो है ना, जब वो सिर्फ 14 साल का था तो उसके फादर की डेथ हो गई थी, हुमायूं की डेथ हो गई थी। मैं इसलिए बता रहा हूँ, तो इंसान को तो जब कोई आप विपत्ति आती है तो उससे इंसान स्ट्रांग बनता है। इसलिए देखो, ये सब लाइफ का पार्ट है। अब मेरे माँ बाप है, मैं अभी 40 के करीब होने वाला हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप जिंदा है, उनको भी लेकिन मरना है, मुझे भी मरना है, तय है। अब वो ऊपर वाले ने टाइम डिसाइड कर रखा है कि मैं कब मरूंगा, मेरे माँ बाप कब मरेंगे, मेरे बच्चे कब मरेंगे। तो इसलिए इन चीज़ों से ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए। बस अल्लाह से दुआ करो उनके कि उनको अल्लाह ताला जन्नत दे, और तुम अच्छे काम करो ताकि उनकी रूह को खुशी मिले, बस। और बाकी यार देखो, दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ लाइफ, एवरी वन हैव टू गो थ्रू दिस, नो वन कैन सर्वाइव थ्रू आउट द पीरियड, ठीक है ना। तो अरे कोई नहीं, लाइफ का ये पार्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ। हम सब कोई कोई आज नहीं तो कल सब चीज़, ठीक है ना। अरे मेरा, मुझे मालूम है ना, कपिल टाइप का मेरा इंग्लिश है। तो कपिल शर्मा का नाम सुना है ना, वाइज बोल रहा है सर नाइस इंग्लिश, ठीक है ना। मेरी इंग्लिश बहुत खतरनाक है भाई, आई नो दिस थिंग वेरी वेल, ठीक है ना। देखो मजे ले रहा है ये, चलो आ जाओ। तो स्टोमक में देखो, स्टोमक में ये याद रखना, सुन लो प्लीज, कीप इन योर माइंड कि वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है स्टोमक में। सिंपल शुगर, सिंपल शुगर का मतलब क्या हो गया, ग्लूकोज, राइबोस, रुक जाओ रुक जाओ, एंड अल्कोहल, अल्कोहल मतलब दारू, दारू का मतलब इथाइल अल्कोहल। अब उमर ने क्या क्वेश्चन पूछा था, करा सर मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या पूछा था आपने, मुझे आप क्वेश्चन ही नहीं याद है, उमर क्या पूछा था आपने, क्या बता, क्या क्वेश्चन पूछा था, मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ बताइए, व्हाट इज योर क्वेश्चन, लिखिएगा तब तो हमको पता चलेगा आपने क्वेश्चन क्या किया, तो मुझे ध्यान नहीं है। चलिए, अब आइए स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आपको सबको मालूम है कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज द प्रिंसिपल ऑर्गेन ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डोडिनम, जेजनम, इलियम, ऑलमोस्ट सारी चीजें यहीं से एब्जॉर्ब होती है, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमाइनो एसिड एंड वाटर आल्सो। मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन, मैं बता रहा हूँ, मोशन सिकनेस की बात कर रहे हैं। अभी रुक जाइए, पहले इसको कंप्लीट कर लीजिए आप, फिर उसके बाद आपको मैं क्वेश्चन का आंसर चलते चलते दे दूंगा। मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन अकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन। कई बार बच्चे लार्ज इंटेस्टाइन लिख देते हैं, नहीं, यहाँ पे लिखा नहीं है, इसका मतलब वाटर, ऐसा नहीं कि वाटर नहीं एब्जॉर्ब है, स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गेस्ट पोर्शन है, और यहाँ पे मैक्सिमम सर्फेस एरिया, तो वाटर का भी सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन यही होता है। बाकी ये सारी चीजों का तो होता ही होता है, दवाओं का भी मैक्सिमम, ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन भी कहाँ होता है, मोस्ट ऑफ द ड्रग्स एब्जॉर्ब इन स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे नहीं लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं होता है, मोस्ट ऑफ द ड्रग्स। तो पहले, और लार्ज इंटेस्टाइन की बात करो, तो लार्ज इंटेस्टाइन में भी वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक ठाक अमाउंट में होता है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन कुछ मिनरल्स का और कुछ दवाओं का, कुछ मिनरल्स का, कुछ दवाओं का। तो ये पहले तो ये टेबल आपको दिमाग में होना चाहिए। अभी एब्जॉर्प्शन के बारे में और भी चीजें हैं, बताएंगे, एक्टिव एब्जॉर्प्शन। अच्छा, अरे तो एनसीईआरटी का बुक खोल लेना, चलो कर देता हूँ, किसी की डिमांड है कि सर, अब उमर ने क्वेश्चन पूछा कि सर ट्रेवलिंग के दौरान, तो जूम करने का यही नतीजा हुआ, वाटर कहाँ चला गया, ये कहेंगे चुपचाप रहो, इसी को देखो, नहीं तो फिर हो जाएगा। कि सर देखो बेटा, क्या होता है ना, एक बीमारी होती है, जरूरत नहीं है अभी आपको, मोशन सिकनेस, वो हम पढ़ाएंगे किस चैप्टर में, किस चैप्टर में बताओ, मोशन सिकनेस। और ये होता है, इसके बारे में हम पढ़ाएंगे ब्रीडिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज में, ठीक है, नहीं, ब्रीडिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज में, ये बहुत कॉमन है, लेकिन अभी नहीं बताएंगे, ठीक है ना। ठीक है उमर साहब, समझ में आ गया बात, बिल्कुल करना है, लेकिन ये याद करने से याद नहीं होगा, आप बार बार लिखो, एमसीक्यू करो, इसमें रखने का कुछ है ही नहीं यार, पूछा जाए, सुन लो, सब सब मेरे को देखो, हटाओ स्क्रीन शेयर, हटाओ स्क्रीन शेयर, हटाओ, मैं पहले स्क्रीन शेयर को हटाता हूँ, पॉज शेयर, अब मैं दिख रहा हूँ, अब मैं दिख रहा हूँ अच्छे से पूरे स्क्रीन पे, नहीं, हाँ, मैंने स्टॉप स्क्रीन शेयर कर दिया, तभी मैं दिख रहा हूँ ना, मैं अपनी बात पूछ रहा हूँ, सादिक सर दिख रहे हैं ना, एक बूढ़ा सा इंसान जिसके बाल पके हुए हैं। चलो अब बात, आप कोई पूछ दे कि सर एब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ होता है,
एब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ होता है? तो एब्जॉर्प्शन जो होता है ना, आपके माउथ में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है और स्टोमक में होता है। माउथ में क्या आता है? कुछ दवाई, बस कुछ दवाइयाँ, सम ड्रग्स, आपको नाम वाम याद नहीं रखना, सम ड्रग्स। आपसे पूछ दिया जाए स्टोमक में, तो यस, स्टोमक में एक चीज और भी होता है जिसका यहाँ पे नाम नहीं लिखा है, एस्प्रिन एक ड्रग होता है, स्पेशली एस्प्रिन, नाम सुना होगा आप सबने। एस्प्रिन का भी एब्जॉर्प्शन, तो वाटर, वाटर का तो एब्जॉर्प्शन होता है स्टोमक में, स्टोमक का वाटर का एब्जॉर्प्शन स्टोमक में भी होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में भी होता है, तीनों जगह। अब आपसे पूछ दिया जाए कि स्मॉल स्टोमक में क्या क्या होता है, तो वाटर तो होगा ही होगा, कुछ दवाइयों का होगा जैसे कि एस्प्रिन का, सिंपल शुगर, सिंपल शुगर का मतलब क्या हो गया, जैसे कि पेंटोज शुगर, कुछ ग्लूकोज भी, इथाइल अल्कोहल, ठीक है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन द प्रिंसिपल साइट ऑफ डाइजेशन एब्जॉर्प्शन, तो सब कुछ ऑलमोस्ट यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है। वाटर तो होगा ही होगा, ज्यादातर दवाइयां भी होंगी, उसके अलावा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, ग्लाइसरॉल, अमीनो एसिड, सब कहाँ होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसको रखने की जरूरत क्या है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ दवाइयां, और वो दवाइयां ये नहीं जो मुंह से ली जाती हैं, कुछ दवाइयों को एनल के, एनस रूट के थ्रू दिया जाता है। जब मुंह आदमी का किसी बाई एनी मीन्स हम मुंह से नहीं दे सकते हैं, तो कुछ दवाइयों को एनल रूट के थ्रू भी दिया जाता है, तो वहाँ एनल रूट के जरिए जो दवाइयाँ दी जाती है ना, उनका एब्जॉर्प्शन मेनली लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। समझ में आया ना। उसके अलावा मिनरल्स का, कुछ मिनरल्स जैसे कि कुछ मिनरल्स होते हैं, जैसे कि हमको नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कौन सा मिनरल, लेकिन कुछ मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, और वाटर का भी होता है, ठीक है ना। तो ये इसमें रखने का क्या है यार बताओ। अब क्रिएटिव पूछ रही है, पूरा पूरा तुम लोग डॉक्टर ही बनना चाहते हो क्या, कि सर पेन किलर क्यों, सारे पेन किलर वेरी फास्ट नहीं वर्क करते हैं, डिपेंड अपॉन द मोड ऑफ इनटेक। अब कोई पेन किलर इंजेक्शन के थ्रू लोगे, कोई पेन किलर, आप उस पेन किलर में 20 तरह के पेन किलर हैं, अब कौन सा पेन किलर लेते हो इसके ऊपर डिपेंड करता है, और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शनिंग भी डिपेंड करता है कि वो कहाँ से एब्जॉर्ब हो रहा है, स्टोमक से हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन से हो रहा है। स्टोमक से एब्जॉर्ब होने के बाद वो कितना जल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम में पहले डाइजेस्ट होता है, टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, उसके कंपोनेंट कितना रैपिडली एब्जॉर्ब होते हैं, डिपेंड करता है आपके इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के हेल्थ पे भी। तो कहाँ को ये सब फालतू का क्वेश्चन पूछना। कृति बेटा सही चीज पे नहीं, इन्होंने कृति ने पूछा कि सर पेन किलर वर्क वेरी फास्ट, ये कहाँ एब्जॉर्ब होगा, तो डिपेंड करता है कि कौन सा पेन किलर है, कौन सा पेन किलर है। कृति ने पूछा, बेटा सुमैया आपका क्वेश्चन मैं देख नहीं पाया हूँ, सॉरी फॉर दैट, आपने कोई क्वेश्चन पूछा है मैंने देखा नहीं है। अच्छा एक दो क्वेश्चन है बेटा, मैंने देखा नहीं, एक बार रिपीट कर दोगे आप क्वेश्चन को, क्या था। बुशरा बोल रही है कि सर मेरे सर में दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ दीजिए, आज के लिए काफ़ी है। क्या बुशरा समझ में नहीं आया क्या? हाँ बोलो सुमैया, कौन सा क्वेश्चन था, मैंने ध्यान नहीं दिया बेटा। अबे मॉर्फिन भी एक ड्रग है, मॉर्फिन नहीं बेटा, वो बात गड़बड़ लिखा है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब इन, अब देखो सब कोई पूछ रहा है मॉर्फिन, कोई पूछ रहा है गांजा, ये सब 12th के लिए रहने दो बेटा, ये सब 12th के लिए रहने दो, ये सब 12th क्लास के लिए रहने दो, ठीक है ना। गांजा, मॉर्फिन, हशीश, भांग, चरस, दारू, सब के बारे में 12th क्लास में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ेंगे, ठीक है ना। प्लीज लिसन केयरफुली। देखो अब एनसीईआरटी के समरी में इन्होंने कहा कि सर ये लिखा हुआ है, अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इन्होंने कहा बेटा किधर लिखा है बता तो मुझे। यहाँ पे लिखा है, ये लिखा है, इन्होंने कहा कि सर एनसीईआरटी के मोस्ट ऑफ द वाटर इज एब्जॉर्ब इन लार्ज इंटेस्टाइन, यस यही ना पूछ रहा हो, यही ना। फिर देखो क्या होता है ना, कई बार एनसीईआरटी के समरी में बातें गड़बड़ लिख देता है। मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्ब इन स्मॉल इंटेस्टाइन, मैक्सिमम जितना भी वाटर है ना। अब यहाँ पे ये किस मैटर में लिखा है सुन लो, मैं देखता हूँ आगे, यहाँ से पढ़ना पड़ेगा इसको समझने के लिए, यहाँ से मैं पढ़ता हूँ। द डाइजेशन इन प्रोडक्ट आर एब्जॉर्ब्ड टू द बॉडी थ्रू आउट द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइनल विलाई, द अनडाइजेस्टेड फूड एंटर इनटू द सीकम एंड लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू इडियोसिकल व्हिच प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ फीकल मैटर, मोस्ट ऑफ द वाटर इज एब्जॉर्ब इन लार्ज इंटेस्टाइन। देखो ये बात थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, मैं एक बार फर्दर कंफर्म कर लूंगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज
देखो अब एनसीईआरटी में लिखा है, और मुझे जहाँ तक थोड़ा सा इसमें मुझे मेरे नॉलेज पे आज मुझे 12 साल के बाद डाउट हो रहा है कि ठीक है, तो थोड़ा मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ एक बार फिर से। हालांकि मुझे जहाँ तक मालूम है ना, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है ना। और बुक में भी आपको लिखा हुआ मैक्सिमम बुक में यही लिख जाएगा, लेकिन एनसीईआरटी की समरी में दे दिया, तो मैं एक बार इसको वेरीफाई करके ही बताऊंगा, मैं गलत गलत नहीं बोलूँगा जो चीज़ में मैं 100% डैम श्योर नहीं। समझ में आया ना बात? ठीक है सुमैया, तो आपके क्वेश्चन का आंसर मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगा, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर टुडे। चलिए, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।